जम्मू एंड कश्मीर के लिए 5 अगस्त सन 2019 को जो फैसला लिया गया था, जिसमें आर्टिकल 370 35 से हटा दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर से ले लिया गया। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। एक बनी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो कि विद लेजिस्लेचर थी, और बनी लद्दाख जो कि विदाउट लेजिस्लेचर थी, यानी कि वहां पर एमएलए के इलेक्शंस नहीं होंगे, यहां पर होंगे, यहां पर चीफ मिनिस्टर भी चुना जाएगा। अब उसके बाद आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली ऐसी प्रक्रिया जम्मू एंड कश्मीर में शुरू होने जा रही है जिसमें सही मायने में लोग वोट्स देंगे, और 5 अगस्त के बाद सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का जो त्योहार है वो मनाया जाएगा। अब उसकी डेट्स जो हैं आज अनाउंस कर दी जाएंगी। जो के शर्मा एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, अब जो इलेक्टोरल ऑफिसर बन गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के, और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हृदय शर्मा, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं करीबन 4 बजे, और उसमें वो हो सकता है कि आज जो वैकेंट सीट्स थी पंच सरपंच की करीबन 13,000 के आसपास, उनके लिए, और साथ ही साथ डीडीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्शंस जो होने हैं उसके लिए डेट्स अनाउंस कर सकते हैं। लगातार अगर मैं बात करूं, कुछ देर पहले पंचायती राज एक्ट सन 1992 में अमेंडमेंट कर जम्मू एंड कश्मीर में 73rd अमेंडमेंट जो है वो लागू कर दी गई है, जिसकी मांग 20 साल से ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर में चल रही थी। लोगों का कहना था कि 3 टायर सिस्टम, जिसमें कि डेमोक्रेसी का मूल आधार जो है पंचायती राज सिस्टम, उसे पूरी तरह से जम्मू एंड कश्मीर में इंप्लीमेंट किया जाए। और उसी प्रक्रिया में मनोज सिन्हा साहब ने अपने ये बातें कही हैं कि ये जो डीडीसी के इलेक्शन होंगे और जो वैकेंट सीट्स पर इलेक्शन होंगे, ये 3 टायर सिस्टम को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग करेगा, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसी पर आज हो सकता है कि इसी पर डेट्स जो है वो अनाउंस कर दी जाए। एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ये है क्या? दरअसल पंचायती राज सिस्टम जो हमारा इंडिया का है उसमें 3 टायर सिस्टम होते हैं, जिसमें पंच, सरपंच, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, और इसके अलावा डीडीसी के अलग अलग नुमाइंदे जो हैं वो चुने जाते हैं, अलग अलग काउंसिल्स बनती हैं, ताकि ग्रास लेवल पर डेवलपमेंट पहुंच पाए, ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट पहुंच पाए। जो लोग लगातार कई सारे एमएलएस तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते, उनसे ये नहीं बता पाते कि हमारे आसपास के इलाके की समस्याएं क्या हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन उनकी होती है। एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई बार 1.5 से 2 लाख से ज्यादा भी जो वोटर है वो वहां पर मौजूद होता है, बड़ी पॉपुलेशन होती है, इसलिए एमएलए हर जगह नहीं जा सकता। इसीलिए पंचायती राज सिस्टम जो 3 टायर सिस्टम है उसे बनाया जाता है। उसी को इंश्योर करने के लिए डीडीसी के इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर में कराए जाएंगे, और उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में 14 सीटें रखी गई हैं, यानी कि 14 एरियाज डिसाइड किए गए हैं, जो कि नॉमिनेट किए गए हैं। जो भी जिला परिषद होंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो कमिश्नर होगा जम्मू एंड कश्मीर के किसी भी इलाके का, 20 डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, 10 जम्मू में, 10 कश्मीर में, और हर डिस्ट्रिक्ट में 14 नुमाइंदे चुने जाएंगे, जिसके बाद एक काउंसिल बनेगी, और फिर वो जो डिप्टी कमिश्नर होंगे अलग अलग जिले के, उनको अपनी जो मांगे हैं वो बताएंगी, किस किस तरह की समस्याएं आ रही हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनके एरिया में, वो सारी समस्याएं फिर उस पर समाधान निकालने की कोशिशें जो है वो की जाएंगी। अब इसमें कई सारे लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि डीडीसी क्यों करवाए जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब आपके पास बीडीसी मौजूद है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल मौजूद है, चेयरमैन मौजूद हैं, इसके अलावा पंच, सरपंच मौजूद हैं, तो डीडीसी इलेक्शन क्यों कराए जा रहे हैं? दरअसल ये मांग ज्यादातर कई सारे बीडीसीज ने उठाई है, और कई सारे फॉर्मर्स एमएलएज और अपोजिशन पार्टीज ने उठाई है। उनका ये कहना है कि ये जो प्रक्रिया है ये एमएलएज यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो नुमाइंदे होंगे उनको ये वीकन करेगा, उनकी पावर को वीकन करेगा, और ज्यादा पावर्स जो है वो डीडीसीज को देने का मकसद ये है कि जो भी पार्टीज होंगी वो अपनी जो नुमाइंदगी है जो लोगों के बीच करनी है वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगी, और ओवरऑल आम जनता की डेवलपमेंट नहीं होगी। ये उनका एक तर्क दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बीडीसी के इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी, जब डीडीसी के इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी, जब हमारे पास ऑलरेडी बीडीसी मौजूद है। इसी का जवाब देते हुए सरकार ने, मनोज सिन्हा साहब ने भी, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने ये जवाब दिया कि क्योंकि पूरे देश में पंचायती राज सिस्टम इसी तरह से चलता है, 3 टायर सिस्टम चलता है, और ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए, डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए ये प्रक्रिया काफी ज्यादा जरूरी है। फिर ज्यादातर कश्मीरी नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रही है, ये सवाल सारे पूछ रहे हैं।
क्योंकि एमएलए, जिस तरह से मैंने कहा कि उनकी एक अपनी मोनोपोली होती थी, उन्होंने उन्होंने ये माना हुआ होता था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट के काम होंगे सिर्फ हमारे थ्रू होंगे और हम ही इसकी नुमाइंदगी करेंगे और सरकार को ये बताएंगे कि हमारे एरिया में क्या चाहिए। बट क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो काफ़ी बड़ी होती है, 3 लाख 4 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन एक इलाके की होती है, और वो हर एक गांव में, हर एक पंचायत में जाकर उनसे ये नहीं पूछ सकता कि आपकी रोड बनी है या नहीं बनी है, आपके घर में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपके आसपास की जो नदी नालियां हैं वो ठीक हैं, टूटी तो नहीं है, ये सब चीज़ें वो नहीं पूछ पाता। इसलिए सरकार ने कुछ साल पहले, जब 2 साल पहले जब इलेक्शंस करवाए थे, जिसमें जो सत्यपाल मलिक उस समय जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने ये इलेक्शंस करवाए थे और जम्मू एंड कश्मीर के ज़्यादातर भाग में वो पंच सरपंच के इलेक्शन करवा भी लिए गए थे, जिसके बाद बीडीसी चुने गए थे और ये इंश्योर किया गया था कि ज़्यादा पावर जो है वो पंच सरपंच को दी जाए ताकि वो अपने विलेजेस में, अपने गाँव में डेवलपमेंट करवा पाए। और उसके बाद अब प्रक्रिया, जो आखिरी प्रक्रिया रह गई थी, वो डीडीसी की थी। पूरे देश में इसी प्रकार से प्रक्रिया चलती है, इसीलिए एमएलएज, जो फॉर्मर एमएलएज हैं या फिर जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उनके पेट में इसलिए दर्द हो रही थी कि हमारी जो मोनोपोली है वो पूरी तरह से टूट जाएगी और हमारा जो हम सोचते थे कि हमें कहीं ना कहीं करप्शन के भी कई सारे रास्ते खुल जाते थे, वो अब रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। इसीलिए उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा जो सरकार का तर्क है, पहला तो ये है कि ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी जो है वो उसे इंश्योर किया जाए। इसके अलावा जो मोनोपोली एमएलएज और जो नेता को कुछ अपने पास रखते थे, उनके पास पावर्स कुछ वो एंटरटेन करते थे, अपने नुमाइंदों को, अपने पसंदीदा लोगों की ही एरिया की डेवलपमेंट करते थे, पूरे एरिया में डेवलपमेंट जो है वो रहता था, मिस मैनेजमेंट रहती थी, उसी को इंश्योर करने के लिए किया जा रहा है। तीसरी चीज, जो कई सारे लोग, जो कई सारे नुमाइंदे जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, जो अपने डिस्ट्रिक्ट को अच्छा बनाने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए वो चाहते थे कि अपना योगदान दे, बट क्योंकि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म उनके पास मौजूद नहीं था इसके लिए, ना वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में अपने डिस्ट्रिक्ट के वो पूरी तरह से भागीदारी अपनी दे पाते थे और ना ही वो अपनी जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो रिप्रेजेंट कर पाते थे, वो अपनी दिखा पाते थे, क्योंकि एमएलएज ऑलरेडी 20-20 साल से कई सारे ऐसे लोग हैं जो 4-4 बार कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए बन चुके हैं, नए किसी व्यक्ति को मौका नहीं दे रहे। अब 14 लोग जो बनेंगे, उनको वो जो होंगे यंग डायनेमिक लीडर्स जो हैं वो सामने आएंगे, एक अच्छे तरीके से एक लीडरशिप जो है वो तैयार होगी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, ताकि वो अल्टीमेटली काम जो है जम्मू एंड कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसके लिए वो कर पाए, उसको इंश्योर किया जाएगा। अब बात आ जाती है अल्टीमेटली कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अलग अलग, वो क्या कह रही हैं। एक आ गई पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, PAGD, जिसका नाम कुछ ही देर पहले, जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब प्रेसिडेंट बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती बनी है। आप खुद ही देख सकते हैं, JKNC और PDP अलग अलग जो पार्टीज थी वो अब इकट्ठी हुई हैं। इसके अलावा पीपल्स अलायंस का जो एक अलग पार्टी थी, जो अलग अलग पार्टियां थी, 6 से ज़्यादा पार्टियां जो हैं वो साथ मिली, गुपकार डिक्लेरेशन बनाया, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बनाया। अब उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन में भागीदारी नहीं करें या करें, इस पर अभी उन्होंने पूरी क्लैरिटी नहीं दी है, क्योंकि कुछ देर पहले ये लोगों की तरफ से ये मांग उठी थी कि आप क्लियर कीजिए कि क्या आपने इलेक्शन लड़ने हैं नहीं लड़ने हैं। ये सवाल भी मीडिया वालों ने जब पूछा उन्होंने, तो उनसे कोई क्लियर जवाब नहीं मिल पाया। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी पहली संबोधित की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरा मत यह है कि हम BDC के इलेक्शन, जो DDC के इलेक्शंस हैं वो नहीं लड़े, बाकी जो डिसीजन है वो लिया जाएगा पीपल्स अलायंस के द्वारा, यानी कि जो सीनियर नेता होंगे वो सब मिलकर एक डिसीजन लेंगे कि इलेक्शन लड़ने हैं या नहीं लड़ने हैं। वो अपनी जो पॉलिटिक्स है या फिर उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो अपने हिसाब चल रहे हैं, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। 1 मिनट के लिए उसको साइड पर रखते हैं। बाकी पार्टियां, यानी कि जो बाकी पार्टी हैं वो क्या कह रही हैं, ये कुछ पार्टीज निकल गई। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो पूरी तरह से इसको सहयोग कर रही है। वो कह रही है कि अगर ये सही तरीके से प्लान आउट किया जाता है, सही तरीके से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं, डेवलपमेंट के लिए अगर काम किया जाता है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि अपनी पूरी भागीदारी रहे। इसके अलावा जो बाकी पार्टीज हैं, चाहे जम्मू बेस्ड पैंथर्स पार्टी हो या फिर एकजुट जम्मू हो या फिर भारतीय जनता पार्टी जो मेन स्ट्रीम पार्टी है, इन सब ने कहा है कि हम पूरी तरह से इलेक्शन लड़ेंगे अगर हमें अलाउ किया जाता है कि पार्टी बेसिस पर अगर इलेक्शन होते हैं।
हैं, ये भी अभी पूरी तरह से क्लियर होना है कि पार्टी बेसिस पे होने हैं या नहीं होने हैं। कई लोगों को ये भी आशंका है कि शायद पार्टी बेसिस पे ना होकर ये इंडिपेंडेंट तरीके से चुनाव होंगे, जैसे पंचायत पंच के और सरपंच के होते थे उसी तरह से होंगे। इसीलिए बाकी पार्टीज का जो भी कहें, गुपकार डिक्लेरेशन की बात हम कर ले, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, अब वो असमंजस में है। कई आर्टिकल्स में पढ़ रहा था, उसमें ये भी लिखा था कि कैच 22 की सिचुएशन में है गुपकार डिक्लेरेशन, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। कैच 22 एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसे हम कहते हैं लॉस लॉस सिचुएशन, यानी कि अगर आप एक साइड जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यस करते हैं कि आप इलेक्शंस लड़ेंगे तब भी आप लॉस में हैं, अगर आप ये कहते हैं कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तब भी आप लॉस में हैं। उसके कारण सबसे पहली सिचुएशन में कि अगर आप कहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और फिर अगर आप ये कहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और सारे एरियाज में हम जाकर कैंपेनिंग भी करेंगे, तो वो लोग जिनके साथ आप वादा कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद हम लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि आर्टिकल 370 वापस आए, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन वापस आए, स्पेशल स्टेटस वापस आए, स्टेटहुड वापस आए, तब तक हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो वादे आपके फीके पड़ जाएंगे अगर आप इन इलेक्शंस में भागीदारी लेते हैं। दूसरी तरफ अगर आप इलेक्शंस में भागीदारी नहीं लेते हैं तो क्या होगा, उसमें यह होगा कि आम जनता जो आपको सपोर्ट देना चाहती है, जो ये चाहती है कि ये जो गुपकार डिक्लेरेशन में सारी पार्टियां मिली हैं इनको हम अपना सपोर्ट दें ताकि ये हमारा जो कैंपेन है वो आगे देश तक लेके जाए, हमारी रिप्रेजेंटेशन करें, डेवलपमेंट के पर्पस में डेवलपमेंट में हमारी भागीदारी जो है वो दिखाएं, तो वो भी उनकी जो सिचुएशन है, अगर वो नहीं लड़ते तो वो वहां पर वीकन हो जाएंगे। वहीं तीसरी तरफ ये भी उनको डर है कि अगर हम इलेक्शन लड़ेंगे तो ये सिचुएशन हो जाएगी, नहीं लड़ेंगे तो ये हो जाएगी। लोगों का भरोसा किस तरह से लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो अगर ये पार्ट नहीं लेते तो जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पार्ट ले रही हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, उनका साफ तौर पर ये एलिगेशंस हैं कि क्योंकि ये डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते इसलिए ये लोग इस इलेक्शन में भी भागीदारी नहीं लेंगे। तो इनके लिए कैच 22 वाली सिचुएशन जो मैं कह रहा था, लॉस लॉस सिचुएशन, वही बनी हुई है। हालांकि अभी कुछ ही देर बाद इसके अनाउंसमेंट होनी है कि इलेक्शन किस डेट को होंगे, कब होंगे और क्या पूरी तरह से प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि 14 नुमाइंदे तो चुने जाने हैं, पर 14 नुमाइंदे किस तरह से चुने जाने हैं, क्या उसका प्रोसेस होगा, पॉलिटिकल पार्टीज बेसिस पे होगा, नहीं होगा, कब वो इलेक्शंस होंगे, डेट्स क्या है, टाइमिंग क्या है, ये सारी चीजें भी क्लियर होनी है 4 बजे की मीटिंग में। फिर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, बट एक छोटी सी वार्तालाप मैं जरूर आपके साथ करना चाहता था, क्योंकि अल्टीमेटली आपको डिसाइड करना है कि किस तरह से हम जम्मू एंड कश्मीर की ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं। आर्टिकल 370 का जो फैसला है वो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, वो जब भी फैसला आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। स्टेटहुड की लड़ाई भी कई सारे लोग लड़ रहे हैं, वो भी अपनी अपनी बातें जो हैं वो नुमाइंदगी जो है वो सामने रख रहे हैं। बाकी डेवलपमेंट के प्रोसेस में किसी तरह का खलल ना पड़े, ये इंश्योर करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है कि जितने भी रिमेनिंग जो पेंडिंग इलेक्शंस हैं, रिमेनिंग इलेक्शंस है, वो पूरी तरह से करा लिया जाए। 13,000 के आसपास जो वैकेंट सीट्स हैं जिसमें पंच, सरपंच, बीडीसीज के इलेक्शंस होने हैं, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएं ताकि ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी पहुंचे, और साथ ही साथ डीडीसी के भी इलेक्शंस पूरी तरह से कर लिए जाएं ताकि जो 3 टायर सिस्टम है उसे भी पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कर अल्टीमेट जो डेवलपमेंट का गोल है वो अचीव कर लिया जाए। उम्मीद करते हैं कि इस चीज से आप लोगों को समझ आई होगी कि क्या कौन सी पार्टी क्या मंशा लेकर इस बार आपके सामने आने वाली है, और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का डिसीजन क्या होगा, ये भी अब लगता है कि इलेक्शंस की डेट अनाउंस होने के बाद ही वो क्लियर कर पाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। ऐसी और खबरों के लिए, चर्चाओं के लिए आप यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।